हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है कि बेसिक क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक क्या है। अब आज का हमारा लेक्चर होगा वो होगा आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। आगे के जो टॉपिक होंगे वो होंगे आईयूपीएसी नामकरण करेंगे एल्केनों का, एल्किनों का और एल्काइनों का, और उनमें भी सबसे पहले किसका नामकरण करेंगे? एल्केनों का। ठीक है, तो कुछ बेसिक एल्केनों के नामकरण से पहले या किसी भी कंपाउंड के नामकरण से पहले कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जिनको नोट कीजिए प्यारे बच्चों। देखो, एक होता है पूर्व लग्न। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक शब्द होता है पूर्व लग्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, और एक शब्द होता है अनुलग्न, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सफिक्स। पहले इन दोनों शब्दों का पोस्टमार्टम करें। ये पूर्व लग्न क्या होता है और ये अनुलग्न क्या होता है? ये होता है नाम से पहले लगे हुए शब्द, नाम से पहले लगे हुए शब्द, और ये होते हैं नाम में बाद में लगे हुए शब्द। इट्स ओके, समझते हैं। जैसे मैं एक बेसिक नाम लेता हूं, एक बेसिक नाम लेता हूं, जैसे किसी का नाम है सीताराम। तो इसमें देखो दो शब्द है, एक सीता है जो नाम में पहले लगा हुआ है, इसको हम कहेंगे पूर्व लग्न, और एक राम है जिसमें वो बाद में लगा हुआ है, तो उसे कहते हैं अनुलग्न। तो ये थोड़ी सी बात हुई पूर्व लग्न और अनुलग्न की। अब पूर्व लग्न कौन कौन हो सकते हैं, अनुलग्न कौन कौन हो सकते हैं, उनकी बातें करें। तो देखो, एक तो पूर्व लग्न होते हैं, वो शब्द प्रयुक्त होते हैं प्रतिस्थापी के लिए। किसके लिए? प्रतिस्थापी के लिए, सब्स्टिट्यूएंट के लिए। और एक पूर्व लग्न होता है नंबर ऑफ कार्बन दर्शाने के लिए, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या दर्शाने के लिए। अनुलग्न होते हैं वो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में बंध को दिखाने के लिए। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो एन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो अनुलग्न लगता है प्यारे बच्चों इन, और कार्बन कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अनुलग्न लगता है आइन। तो एक तो ये शब्द यहाँ प्रयुक्त होते हैं, और एक होते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए, क्रियात्मक समूह के लिए। अब देखो, वो बात अलग है कि इनको आगे जाके हम प्राथमिक पूर्व लग्न, प्राथमिक पूर्व लग्न, द्वितीयक पूर्व लग्न, प्राथमिक अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न में विभाजित कर लेंगे। लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे नॉलेज होता जाएगा। तो थोड़ा सा तो ये बेसिक सा था। अब हमारे कौन से काम में आने वाले हैं, हमें देखो एल्केन, एल्किन, एल्काइन का नामकरण करने से पहले एक तो हमें प्रतिस्थापी का नॉलेज होना चाहिए। तो प्रतिस्थापी के लिए कौन कौन से पूर्व लग्न यूज होंगे और कौन कौन से प्रतिस्थापी यूज होंगे वो लिखेंगे पहले। और एक नंबर ऑफ कार्बन के लिए पूर्व लग्न कौन सा होना चाहिए, और एक अनुलग्न कौन से होने चाहिए, एन, इन, आइन। हम फंक्शनल ग्रुप को अभी के लिए छोड़ के चलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक बेसिक सी बात थी। अब हेडिंग डालिए, तुम्हें पता है गुलशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हो जाओ तैयार एक प्यारे से टॉपिक के लिए। एक प्यारा सा टॉपिक है। सबसे पहले हेडिंग डालो, कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न। और ये वास्तव में है ना, कार्बन की संख्या को दर्शाने वाले शब्द होते हैं। वास्तव में क्या होते हैं? ये कार्बन की
संख्या को दर्शाने वाले शब्द। बिल्कुल जीरो से उठाएंगे केमिस्ट्री को। कार्बन की संख्या को दर्शाने वाले शब्द। अब देखो कार्बन की संख्या में यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बनों की संख्या, और यहां हम लिख लेंगे पूर्व लग्न, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स। अब देखो पहली बात तो ये किसी चेन के टोटल नंबर ऑफ कार्बन नहीं बताते, ये किसी चेन के टोटल नंबर ऑफ कार्बन नहीं बताते, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुल कितने कार्बन है इनकी जानकारी नहीं देते। ये केवल और केवल जानकारी देते हैं कि मेन चेन में कितने कार्बन है, मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन है। जैसे हमारे पास मुख्य श्रृंखला में अगर एक कार्बन आ गया तो हम उसको बोलते हैं मेथ, पूर्व लग्न क्या लगेगा, मेथ। अब साथ साथ इंग्लिश में याद रखना मेथ, ठीक है। अगर नंबर दो कार्बन आ जाते हैं तो उसको कहते हैं एथ, ETH। 3 कार्बन अगर हमारे पास में मेन चेन में है तो इसको कहते हैं प्रोप, प्रोप। 4 कार्बन होते हैं तो उसको कहते हैं ब्यूट, 4 कार्बन को क्या कहते हैं, ब्यूट। 5 कार्बन अगर हमारे पास होते हैं तो उसको कहते हैं पेंट, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। 6 कार्बन होते हैं तो हेक्स, है आधा के और से हेक्स। 7 कार्बन अगर होते हैं तो यूज करते हैं हेप्ट, 8 कार्बन अगर होते हैं, यहां लिख रहा हूं, चलो यहां लिख देता हूं, अगर 8 कार्बन होते हैं तो हम यूज करते हैं ऑक्टेट, OCT। 9 कार्बन होते हैं तो हम यूज करते हैं नॉन, क्या यूज करते हैं, नॉन, नॉन। और अगर 10 कार्बन होते हैं तो हम यूज करते हैं डेक, डेक, ठीक है। 11 कार्बन होते हैं तो अनडेक, 12 कार्बन होते हैं तो डोडेक, 13 कार्बन होते हैं तो ट्राइडेक, 14 कार्बन होते हैं तो टेट्राडेक डेक, 15 कार्बन होते हैं तो पेंटाडेक डेक, हेक्साडेक, ऑक्टा वो हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, ऐसे काम में लेते रहते हैं। तो एक तो ये आने चाहिए, इनके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नामकरण होगा नहीं। चाहे आप किसी कंपाउंड का नामकरण कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है, सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। और मेरा कहना है कि आप इनको इंग्लिश में याद रखिए, ठीक है, क्योंकि हम ज्यादातर नामों को किस में लेके चलेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखूंगा मैं हालांकि नाम, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि नॉर्मल इंग्लिश में लिखें। चलो जी मिटा दूं, उतार लिए, ओके ओके प्यारे बच्चों। तो ये कार्बन के आधार पर पूर्व लग्न। अब सुनो, अगर कार्बन कार्बन के मध्य बंद होता है ना, वो सिंगल, डबल और ट्रिपल हो सकता है, तो उसके आधार पर अनुलग्न। पहले पूर्व लग्न कंप्लीट कर लेते हैं, प्रतिस्थापियों के लिए पूर्व लग्न। तो पहले तो ये देखते हैं प्रतिस्थापी क्या है, पहले हेडिंग डालो प्रतिस्थापी क्या है। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास में ये कोई कार्बन चेन है, आगे समझ में आएगा कि ये क्या है कार्बन चेन, ठीक है। और इसमें यहाँ कार्बन निकला हुआ है, यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, और यहाँ मान लो Br लगा हुआ है, यहाँ मान लो Cl लगा हुआ है। और अगर हमने इसको, इस चेन को मेन चेन चुन लिया, वो कैसे चुनी जाती है धीरे धीरे सब सीख जाएंगे आज के टॉपिक में। इसको अगर हमने मेन चेन चुन लिया तो इसको तो कहा जाता है मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाहर जो भी समूह है, परमाणु या परमाणुओं के समूह बच गए हैं, जैसे मान लो ये एक ग्रुप बच गया है, ये एक परमाणु बच गया है, ये एक ग्रुप है, ये परमाणु बच गया है, तो इन सभी को सब्स्टिट्यूएंट कहा जाता है, प्रतिस्थापी कहा जाता है।
क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? प्रतिस्थापी। और अगर प्रतिस्थापी चेन के रूप में हो, कोई कार्बनिक श्रृंखला हो, तो उसको पार्श्व श्रृंखला भी कहते हैं, पार्श्व श्रृंखला। तो इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, हम याद रखेंगे कि प्रतिस्थापी। तो प्रतिस्थापी क्या होते हैं? मुख्य कार्बन श्रृंखला के चयन के बाद में जो भी मेन चेन के बाहर बच जाता है ना, उन सबको हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापी कहते हैं। अब हमारे काम में प्रतिस्थापी कौन कौन से आएंगे? वैसे हम कंप्लीट प्रतिस्थापी करेंगे, केमिस्ट्री के कंप्लीट एक का एक प्रतिस्थापी मैं करवाऊंगा, हर एक का एग्जाम्पल करवाऊंगा, लेकिन पहले जो नॉर्मल प्रतिस्थापी है उनको काम में लेते हुए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करते हैं। तो जो सामान्य प्रतिस्थापी है ना, उनकी बात करते हैं। तो सामान्य प्रतिस्थापियों में सबसे पहले होते हैं एल्किल प्रतिस्थापी। पहले बात करते हैं हम एल्किल प्रतिस्थापी। अब इनमें कौन आते हैं? तो इससे पहले हमें नॉलेज होना चाहिए कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। एल्किल समूह क्या होता है? क्या नॉलेज होना चाहिए? एल्किल समूह क्या होता है? अब एल्किल समूह क्या होता है? एल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो एल्केन क्या होते हैं? जिनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ये पीछे पढ़ रखे हमने पिछले टॉपिक में कि एल्केन क्या होते हैं। जैसे जिनमें कार्बन के दो गुने से ऐसे कार्बनिक, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, जिनमें कार्बन के दो गुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, जैसे CH4, CH3, CH3। बस दो से काम चल जाएगा, एक बार के लिए उदाहरण है, बस समझाना है। इनमें से अगर एक हाइड्रोजन कम हो जाए, ठीक है, तो CH4 में से एक हाइड्रोजन कम करो, CH3 बचेगा। अब कार्बन के 4 बॉन्ड बनाना रिक्वायर्ड है। केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में कार्बन के 4 बॉन्ड बनाना रिक्वायर्ड है। 4 से कम और ज्यादा पे काम नहीं चलेगा। तो एक बॉन्ड इसका वेकेंट बच गया है। ये कोई माइनस नहीं है, ये खाली बॉन्ड को दिखाया जा रहा है। तो ये एल्केन था। अब जो बना है ना, वो है एल्किल। अब क्या है? एल्किल। और एल्किल ग्रुप को हम R द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। R और उसका एक बॉन्ड खाली होता है, ठीक है। तो एल्किल। अब एल्किल में भी ये कौन था? मेथेन। ये क्या था? मेथेन। अब मेथेन में से जब एक हाइड्रोजन कम हो गया है तो वो मेथेन ना बच गए, वो मेथिल हो गया। क्या हो गया प्यारे बच्चों? METHYL। तो ये एक एल्किल समूह हो गया। अब ये एथेन। अब एथेन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो, किसी कार्बन से कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। इसको कहा जाता है एथिल। तो ये होते हैं एल्किल ग्रुप, ठीक है। अब हम इन प्रतिस्थापियों की बातें करेंगे कि एल्किल प्रतिस्थापी क्या होते हैं और मुख्य एल्किल प्रतिस्थापी कौन कौन से, ठीक है। चलो जी, देखो एल्किल प्रतिस्थापियों में सबसे पहला होता है मेथिल। कौन सा होता है? सबसे छोटा एल्किल प्रतिस्थापी कौन होता है? मेथिल होता है, इंग्लिश में मिथाइल, ठीक है। अब वो मेथेन में से एक हाइड्रोजन कम होता है, तो मेथेन CH4 होता है। CH4 में से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बचा प्यारे बच्चों? CH3, और ये एक बॉन्ड खाली, तो इसको कहा जाता है मेथिल, ठीक है। दूसरा होता है एथिल, इथाइल, इंग्लिश में भी याद रखना है, इथाइल। तो इसको, ये होता है एथेन में से एक हाइड्रोजन कम। तो एथेन क्या होता है? CH3, CH3 होता है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, तो जैसे मैंने कर दिया CH2। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। C2H5 ये 2 कार्बन है और 5 हाइड्रोजन है, 3 2 5, और एक कार्बन का बॉन्ड वेकेंट है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे प्रोपिल, इंग्लिश में बोलेंगे प्रोपाइल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? प्रोपाइल। अब ये क्या होता है? प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन कम होता है, ठीक है। तो ये हुआ प्रोपेन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो, तो ये हो गए प्रोपिल। और इसको लिख सकते हैं C3H7। अब अगर कोई बच्चा है, वो उसने पहले से पढ़ रखा है, तो वो कहेगा सर ये N प्रोपिल है, ये
एन प्रोपिल है। अब देखो मैं बताता हूं ये एन प्रोपिल क्या, हालांकि इनकी पूरी बातें बाद में करेंगे। अब प्रोपेन ये था, अगर इसके दोनों साइड वाले कार्बन में से किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो वो नॉर्मल प्रोपेन बनता है, नॉर्मल प्रोपेन कहलाएगा, या ये नॉर्मल प्रोपेन है। तो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन को कम किया जाए तो एन प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल बनेगा। जैसे ये, इसको लिखा जाता है एन प्रोपिल। अब एक होता है इसी का आइसो बनता है, तो इसका आइसो कैसे बनता है, अगर इस हाइड्रोजन को हटा दूं, यहां से एक हाइड्रोजन हटा दूं मैं, यानी इसको ऐसे कर दूं और यहां से एक बॉन्ड वेकेंट कर दूं, इस ग्रुप को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इस कार्बन को घुमा के ऊपर लिख दिया, एक ही बात है, और इस कार्बन का एक बॉन्ड वेकेंट है। तो ये होता है आइसो, इसको क्या कहा जाता है, आइसोप्रोपिल कहा जाता है। इनकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में पढ़ाऊंगा मैं, ओके। इसी प्रकार ब्यूटिल भी बनता है, वो आइसो और नॉर्मल दोनों बनता है, लेकिन यहां हमें आइसो और नॉर्मल शब्द यूज नहीं करने। ब्यूटिल, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन कम होता है, तो ब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH2 CH2 और CH3। ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये CH2 कहाँ CH2 होता है, कहाँ CH3 होता है, जितने कार्बन के बॉन्ड कम होते हैं उतने हाइड्रोजन लगा दो। चलो यहां से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया, अब ये बन गया ब्यूटाइल, लेकिन ये एन ब्यूटाइल है, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूं C, देखो कितने 4 है, कार्बन देखो C4H9, ठीक है। इसी प्रकार बनता है पेंटिल, ठीक है। तो ये चीज जरूर उतारो, इसी प्रकार बनता है पेंटिल, इसी प्रकार बनता है हेक्सिल। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज कर लीजिए वीडियो को, इट्स ओके, उतार लिया होगा। ओके प्यारे बच्चों, अगली चीज देखते हैं। अब देखो किसी एक ही चेन में, सॉरी ये हो गए नॉर्मल, अब एक होते हैं हेलोजन प्रतिस्थापी, हेलोजन। अब हेलोजन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अक्ष से, और हेलोजन होते कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब बात करते हैं हेलोजन प्रतिस्थापियों की, तो हेलोजन प्रतिस्थापियों में कौन आता है, फ्लोरीन आता है। अगर किसी चेन में फ्लोरीन बच जाता है तो उसको फ्लोरो कहा जाता है, फ्लोरो। अगर हमारे पास क्लोरीन होता है तो हम उसको प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं प्यारे बच्चों, क्लोरो। अगर हमारे पास में ब्रोमीन होता है तो उसको हम प्रतिस्थापी के रूप में लिखते हैं ब्रोमो। अगर हमारे पास में आयोडीन होता है प्रतिस्थापी के रूप में तो हम लिखते हैं उसको आयोडो। क्या लिखते हैं, आयोडो। और मैं एक प्रतिस्थापी की और बात कर लेता हूं, अगर हमारे पास में चेन में बच जाता है NO2 समूह तो इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों नाइट्रो। प्रतिस्थापी के रूप में इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रो। और भी बहुत प्रतिस्थापी होते हैं, लेकिन हम नॉर्मल प्रतिस्थापी अभी लेके चल रहे हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लेवल बढ़ता जाएगा। तो एक ये उतार लीजिए, इनको नोट कर लीजिए कि ये हेलोजन प्रतिस्थापी होते। अब देखो, अगर किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी हाइड्रोकार्बन में या कार्बनिक यौगिक में, ठीक है, किसी कार्बनिक यौगिक में अगर हमारे पास में दो या दो से अधिक, अबाउट टू, दो या दो से अधिक समान प्रतिस्थापी आ जाते, एक जैसे प्रतिस्थापी आ जाते। जैसे मैं उदाहरण लेके समझाता हूं, जैसे मैंने ये लिखा CH3 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब देखो इसमें क्या हुआ है, ये मेन चेन हो गई है। अब ये क्यों हुई ये आगे पता चलेगा अभी इसी वीडियो में। ये मेन चेन हो गई। अब मेन चेन के चयन के बाद में दो मिथाइल ग्रुप बच गए, दो क्या बच गए, मिथाइल ग्रुप बच गए। अगर हमारे पास में दो मिथाइल ग्रुप बच गए, कितने,
2। तो अब इनकी संख्या को कैसे दर्शाया जाए? अब हम 2 नहीं लिख सकते, हम 2 नहीं लिख सकते। इनकी संख्या को दर्शाने के लिए क्या किया जाता है? कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन शब्दों पे बात करते हैं। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, प्रतिस्थापियों की संख्या को दर्शाने वाले शब्द। प्रतिस्थापियों की संख्या को दर्शाने वाले शब्द, प्रतिस्थापियों की संख्या को दर्शाने वाले शब्द, प्रतिस्थापियों की संख्या को दर्शाने वाले शब्द। तो देखो, अगर समान प्रतिस्थापी, लिख डाल लीजिए हेडिंग, समान प्रतिस्थापी की संख्या को दर्शाने के लिए प्रयुक्त शब्द। ठीक है, तो अगर हमारे पास में देखो एक है तो वो मोनो ही होता है और एक को मोनो लिखा भी नहीं जाता है। अगर 2 हो तो 2 प्रतिस्थापी अगर हमारे पास में आ गए समान, तो हम उसको लिखते हैं प्यारे बच्चों डाई। थोड़ा इधर लिखते हैं, 2 को हम क्या लिखते हैं? डाई। अगर 3 प्रतिस्थापी होते हैं तो 3 को लिखते हैं प्यारे बच्चों ट्राई। 4 होते हैं तो 4 को लिखते हैं टेट्रा। 5 होते हैं तो 5 को लिखते हैं पेंटा। 6 होते हैं तो 6 को लिखते हैं हेक्सा। ये प्रतिस्थापियों की संख्या को दर्शाने वाले शब्द है। 2 को लिखते हैं डाई, 3 को लिखते हैं ट्राई, 4 को लिखते हैं टेट्रा, 5 को लिखते हैं पेंटा और 6 को लिखते हैं हेक्सा। ठीक है, यहां तक भी ठीक है, यहां तक भी कोई लोचा नहीं होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी प्रतिस्थापी के नाम में पहले से ही, किसी प्रतिस्थापी के नाम में, नोट करो, यदि किसी प्रतिस्थापी के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द लगे हो। देखो, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में काम में आएगा, हालांकि आज ये काम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए लिख लेते हैं क्योंकि बात सामने आ गई है। यदि किसी प्रतिस्थापी के नाम में पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा आदि शब्द लगे हो तो प्रतिस्थापियों की संख्या को दर्शाने के लिए निम्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम क्या नहीं कर सकते? 2 को डाई नहीं लिख सकते। किस कंडीशन में? यदि किसी प्रतिस्थापी के नाम में पहले से क्या आ जाता है, डाई, ट्राई, टेट्रा शब्द लगा हुआ हो, तो हम 2 को डाई नहीं लिख सकते, 3 को ट्राई नहीं लिख सकते, 4 को टेट्रा नहीं लिख सकते। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? उस कंडीशन में क्या किया जाता है, यहां लिख देता हूं। उस कंडीशन में अगर हमारे पास में 2 होता है तो 2 को लिखते हैं हम 20। 2 को क्या लिखते हैं? 20, BIS। अगर 3 होता है तो 3 को लिखते हैं 30। और 4 होता है तो 4 को लिखते हैं हम टेट्राकिस। अब ये क्या है? टेट्राकिस। अब ये वो किस नहीं है, वो किस नहीं है, ये वो आपके लिप्स वाली किस नहीं है। इसको इंग्लिश यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या लिखा जाता है? 4 होता है, संख्या अगर 4 हो जाती है और प्रतिस्थापी के नाम में पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा लगे होते हैं, तो ये इमरान हाशमी वाली किस नहीं है, इसको क्या लिखा जाता है? टेट्रा किस। और अगर 5 आ जाती है संख्या तो पेंटा किस, पेंटा किस।
पेंटा किस। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे किस की संख्या बढ़ती जाती है। और ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, बेसिक जीवन में भी आपके उस लिप्स वाले किस में भी यही होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे किस की संख्या बढ़ती जाएगी। तो अगर 6 आए तो हेक्सा किस, 7 आए तो हेप्टा किस, 8 आए तो ऑक्टा किस, 9 आए तो नोना किस। ठीक है, तो ये हुए समान प्रतिस्थापियों की संख्या को दर्शाने वाले सामान्य शब्द। इट्स ओके, यहां तक आ गए। अब देखो, यदि हम एल्केन का नामकरण कर रहे हैं, अनुलग्नों की बातें करते हैं थोड़ी, ये पूर्व लग्न हो गए थे और बीच में कुछ संख्यात्मक शब्द आ गए थे। अब देखो, अगर हम एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण कर रहे हैं, किसका प्यारे बच्चों, एल्केन का, तो एल्केन के होते क्या, एल्केन कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और ये 3 बॉन्ड और कार्बन के दिखा दिए। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंध होता है, एकल बंध होता है। यहाँ सिंगल बॉन्ड ही है ना, तो इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, एल्केन कहा जाता है। और एल्केन के लिए अनुलग्न के रूप में, किस रूप में, अनुलग्न के रूप में एन प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है, एन। ये पीछे भी बता रखा है मैंने पिछले वीडियो में भी। और अगर हमारे पास में एल्कीन है, एल्केन एल्किन एल्काइन की पहचान करना आना चाहिए। एल्किन है तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ये द्विबंध है तो हम इसको क्या कहते हैं, एल्किन। और यहाँ अनुलग्न क्या होता है, इन होता है, इन होता है, ENE। और अगर एल्काइन आते हैं, अगर हम आईयूपीएसी नामकरण किसका कर रहे हैं, एल्काइन का कर रहे हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और वहां अनुलग्न आता है, वो क्या लगता है प्यारे बच्चों, आइन लगता है, जिसको इंग्लिश में YNE लिखना है, AYNE नहीं, AYNE नहीं, क्या लिखा जाएगा उसको, YNE लिखा जाएगा। इट्स ओके। तो ये थोड़ी सी सामान्य बात और हो गई जिसके बारे में पीछे जिक्र हो चुका था। अब सवाल उठता है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। तो सबसे पहले हम आईयूपीएसी नामकरण करेंगे एल्केन का, एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण। हेडिंग डाल लीजिए, एल्केन का कौन सा नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण। अब देखो, एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण करने से पहले कुछ रूल पे बातें करते हैं, कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, जैसे कोई भी हमें कार्बनिक यौगिक मिल गया, अब मैं यहाँ केवल हाइड्रोकार्बनों की बातें नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम प्रतिस्थापियों के रूप में हेलोजन प्रतिस्थापियों को शामिल करेंगे तो वो हाइड्रोकार्बन नहीं होंगे, वो हाइड्रोकार्बनों के व्युत्पन्न हो जाएंगे, वो मैं समझाऊंगा कैसे। हालांकि ये नामकरण हाइड्रोकार्बन में ही शामिल होता है, एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों ही क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। एल्केन का नामकरण करेंगे तो कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अब वो रूल कैसे आएंगे, जैसे पहले एक एग्जांपल पर डिस्कस करते हैं। ये चलो प्रिपेयर तरीके से लिखता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, ये कोई हमारे पास में एल्केन है और यहां इसमें लगा हुआ है मान लो CH3। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सबसे ज्यादा कार्बन वाली श्रृंखला को चुनना पड़ता है, जिसको मुख्य श्रृंखला कहते हैं। अब इसमें देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3। अब देखो इसको हम मेन चेन नहीं चुन सकते, या तो ये चुने या ये चुने, तो हमने ये सीधी वाली चुन ली है। इस श्रृंखला को कहा जाता है मुख्य श्रृंखला। इस श्रृंखला को क्या कहा जाता है, मुख्य कार्बन श्रृंखला, मुख्य कार्बन श्रृंखला। तो हमें पहला काम यही करना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का क्या कर लेना है, चयन कर लेना। और मुख्य कार्बन श्रृंखला के बाहर जो कुछ भी बचता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या बचता है, प्रतिस्थापी। वो क्या बचता है, प्रतिस्थापी। तो रूल नंबर फर्स्ट हमें करना ही क्या है, रूल बनाएंगे तो पहला काम हमें क्या करना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। हेडिंग डाल लो, मुख्य एल्केनों का नामकरण, और उनमें पहला काम क्या करेंगे, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, मेन चेन का चयन करेंगे। ठीक है, तो पहला उसमें भी ए
पहला काम क्या करेंगे, सबसे ज्यादा कार्बन वाली श्रृंखला को मुख्य कार्बन श्रृंखला चयनित कर लिया जाता है। यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन इस प्रकार से किया जाता है कि उसमें अधिकतम कार्बन क्या हो जाने चाहिए, शामिल हो जाने चाहिए। जैसे एक तो ये रहा, एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे CH3 CH2 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 CH3 CH CH3 सॉरी CH2 CH2 CH3 CH2 और CH3। अब इसमें देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन मेरे को सीधे मिल रहे हैं। अब इधर से गिनूं, 1 2 3 4 5 इधर से मिल रहे अब इधर से गिनूं, 1 2 3 4 5 6, तो इससे और इसकी तुलना में इसमें ज्यादा कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, एक और चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, इसमें देखो 8 कार्बन, इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 कार्बन वाली चेन मिल रही है। इस चेन को हमें क्या करना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में चयनित कर लेना है। इस प्रकार से अधिकतम कार्बन को शामिल करते हुए मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेंगे, तो ये तो हो जाएगी हमारी मेन चेन। देखो जरूरी नहीं होता कि हमेशा मेन चेन सीधी हो, हमें अधिकतम कार्बन रखने, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी होगी। और ये क्या बच गया है, प्रतिस्थापी, और ये भी क्या बच गया है, प्रतिस्थापी। अब देखो वो सब बातें बेसिक पे, ये देखो क्या है, CH3 CH2, तो C2H5, C2H5 को क्या कहा जाता है, इथाइल कहा जाता है ना। तो ये प्रतिस्थापी कौन सा बचा है, इथाइल, और ये कौन सा बचा है, CH3 को क्या कहा जाता है, मिथाइल। तो बेसिक है वो उठा के चलो, नोट करते जाओ चीजों को, मैं हर एक चीज क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो ये हुआ मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करना। अब देखो अगर कभी पोजीशन, ये नंबर 1 हो गया मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, अधिकतम कार्बन वाली श्रृंखला को हम मुख्य कार्बन श्रृंखला के रूप में क्या कर लेते, चयनित कर लेते हैं। अब अगली बात होती है कि कई बार ऐसा होता है समान कार्बन वाली 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं मुख्य श्रृंखला के रूप में चयनित होने की संभावनाएं बन जाती है। जैसे मैं बताता हूं, तो ए हो गया, अब इसका बी देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन यह बन सकती है कि समान कार्बन वाली 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाओं के चयन की संभावनाएं बन जाती है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें मिले, इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब अगर 2 या 2 से अधिक समान कार्बन वाली मुख्य श्रृंखलाएं चयनित होने की संभावना हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाए, उस केस में क्या किया जाए, उस केस में क्या किया जाता है, उस श्रृंखला को मुख्य श्रृंखला माना जाता है जिसमें अधिक प्रतिस्थापी शेष बचे। अब प्रतिस्थापी की एक खास चीज लिख लो, प्रतिस्थापी के लिए एक खास बात लिख लो, प्रतिस्थापी हमेशा मुख्य श्रृंखला के साथ, नोट कर लो, सीधा जुड़ा रहता है, यानी मुख्य श्रृंखला के साथ में सीधा बंध बनाए रहता है। अब इसमें क्या है, देखो एक तो मैं इसको चेन चुनूं, सुनना मत अभी आप, एक तो मैं इसको चेन के रूप में चुनूं, तो इसमें देखो मुख्य श्रृंखला से कितने कार्बन जुड़े, एक ही तो जुड़ा है ना। अब कोई कहेगा ये भी जुड़ा है, ये कहां जुड़ा है, ये तो इस कार्बन से जुड़ा है, मुख्य श्रृंखला से केवल ये इतना ग्रुप, एक ही कार्बन जुड़ा है, तो एक प्रतिस्थापी शेष बचा है। अब अगर मैं ये चयन ये ना करके और ये करता तो कार्बन उतने ही मिल रहे हैं, ये चेक करो इसमें क्या हो रहा है। देखो एक प्रतिस्थापित तो प्यारे बच्चों ये बच गया, एक प्रतिस्थापित तो यहां बच गया, और एक प्रतिस्थापी यहां बच गए, तो टोटल कितने प्रतिस्थापी बच गए हैं, 2 प्रतिस्थापी। ठीक है,
तो हमें चयन इस हिसाब से करना है कि अधिकतम प्रतिस्थापी शेष बचे। लेकिन वो कौन सी कंडीशन में? समान कार्बन वाली 2 या 2 से अधिक श्रृंखलाएं चयनित होने की संभावना हो तो फिर चयन इस हिसाब से करना है कि अधिकतम कार्बन शेष बचे। कार्बन श्रृंखला का चयन करते समय ये 2 ही स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। तो अब मेन चेन का तो चयन हो गया है, ठीक है। देखो बहुत बातें की जाएगी, मैं लाइन डायग्राम आपको बताऊंगा। लाइन डायग्राम क्या होता है, मैं नाम से सूत्र लिखना सिखाऊंगा, सूत्र से नाम लिखना सिखाऊंगा, आप बस बने रहिए साथ। अब जैसे मुख्य श्रृंखला का चयन होता है तो फिर चयन की गई कार्बन श्रृंखला का क्या किया जाता है? अंकन। तो हेडिंग डाल लो, चयनित श्रृंखला का अंकन करना। चयनित श्रृंखला का क्या करना? अंकन करना। अब चयनित श्रृंखला का अंकन किस हिसाब से किया जाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें बहुत सारे रूल बनेंगे, बहुत सारे रूल बनेंगे। नंबर 1, जैसे मैंने कहा कि मेरे पास में ये मेन चेन है, CH3 CH2 CH CH2 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 और CH3, ये कोई मेन चेन है। और ये रही मेन चेन, ये लो मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब अंकन किस दिशा से किया जाए? देखो अगर ऐसी कंडीशन होती है, कोई प्रतिस्थापी मेन चेन में होता है, देखो प्रतिस्थापी नहीं होता है तो अंकन किसी भी दिशा से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रतिस्थापी होता है तब फर्क पड़ेगा। तो हमें क्या करना है? प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देते हुए अंकन करना है। जैसे देखो इधर से अंकन करूं 1 2 3 4 5 6, और इधर से करता तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो अगर इधर से अंकन करूं तो 1 2 3 4 नंबर पे कौन आ रहा है? प्रतिस्थापी। और इधर से अंकन करूं तो 1 2 3 नंबर पे कौन आ गया? प्रतिस्थापी। तो किस दिशा से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले? इस दिशा से। तो अंकन ये सही है, अंकन ऊपर वाला सही है। प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देते हुए अंकन करना, और ये नीचे वाला अंकन क्या है? गलत है। तो रूल नंबर फर्स्ट नोट कर लीजिए, मुख्य श्रृंखला का अंकन उस दिशा से किया जाता है जहां से प्रतिस्थापी को क्या मिले? न्यूनतम अंक मिले, कम से कम अंक मिले। सीधी भाषा में समझो, उस साइड से अंकन करना शुरू कर दो जहां से प्रतिस्थापी पहले आ जाता हो, ठीक है। तो ये हुआ रूल नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं रूल नंबर सेकंड की। इसी का दूसरा केस क्या बन सकता है? दूसरा केस, इस एग्जांपल पे फोकस करो। मेन चेन देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर से भी कर लो 5 ही आ रहे हैं तो मैं सीधी श्रृंखला का चयन कर लेता हूं। अब इसमें क्या हो गया? देखो दोनों सिरों से 2 समान प्रतिस्थापी, ध्यान से सुनना, दोनों सिरों से 2 समान प्रतिस्थापी। कौन से बेटे? समान प्रतिस्थापी। अब अगर आपको प्रतिस्थापी का नॉलेज है कि प्रतिस्थापी क्या होते हैं, तो ये मिथाइल है जो मैंने अभी अभी करवाया है, और ये इथाइल है, सॉरी ये भी मिथाइल है। तो 2 समान प्रतिस्थापी दोनों सिरों से समान दूरी पे। देखो इधर से अंकन करूं 1 2 नंबर पे मेथिल आ गया, इधर से करूं 1 2 नंबर पे कौन आ गया? मेथिल आ गया। ऐसी स्थिति में आप अंकन किसी भी दिशा से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 समान प्रतिस्थापी अगर दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित हो तो अंकन किसी भी दिशा से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक और केस बनता है, ये रूल नंबर सेकंड लिख लो, तो ये भी हुआ। अब बात करते हैं हम सी की। अगर ऐसा हो गया तो अब बताओ, दोनों दिशाओं से 2 समान प्रतिस्थापी समान स्थिति पर है, लेकिन साथ में एक अन्य तीसरा प्रतिस्थापी भी है। देखो 2 तो होगा और एक होगा, दो तो यहां और एक वो ऊपर वाला हो गया, ठीक है। तो दोनों सिरों से 2 समान प्रतिस्थापी समान दूरी पर स्थित है, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास में क्या है? एक तीसरा अन्य प्रतिस्थापी भी उपस्थित है। अब वो अन्य प्रतिस्थापी समान इनके या असमान हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस स्थिति में क्या करना है? अंकन उस दिशा से करना है जहां से प्रतिस्थापियों के अंकों का कुल योग कम आ जाए। जैसे देखो
इधर से अंकन करता 1 2 3 4 5 और इधर से करता तो 1 2 3 4 5। ऊपर वाले अंकन में देखो, इस प्रतिस्थापी को 2 नंबर मिला, तो ऊपर वाले अंकन की यहां बात करता हूं। पहले प्रतिस्थापी को 2 नंबर मिला, प्लस दूसरे को कितना मिला 4, और तीसरे को भी कितना मिला 4 ही मिला। ठीक है, तो अब इनको जोड़ो, 8 और 2 10, प्रतिस्थापियों के अंकों का कुल योग कितना आ रहा है 10। अब इधर से अंकन वाले में देखो, 2 प्रतिस्थापी 2 नंबर पे है तो 2 + 2, और तीसरा प्रतिस्थापी कहां है 4 नंबर पे है तो 4, यहां से कितना आ रहा है 8। ठीक है, अब कौन सा अंकन सही है, वो अंकन सही है जहां प्रतिस्थापियों के अंकों का, प्रतिस्थापियों की जो स्थितियां हैं उनके अंकों का योग क्या प्राप्त हो रहा है, कम प्राप्त हो रहा है। प्रतिस्थापियों की स्थितियों का योग क्या प्राप्त हो रहा है, कम प्राप्त हो रहा है। अब कम किस में प्राप्त हो रहा है, नीचे वाले में, तो ये अंकन सही है और ये अंकन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, इस कंडीशन को आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हो। देखो इधर से गया एक प्रतिस्थापी 2 नंबर पे आ गया, उधर से आया 2 नंबर पे आ गया, 2 से 2 कैंसिल। अब दूसरा प्रतिस्थापी नजदीक किस में आया है, इधर से आया, दूसरा भी 2 नंबर पे आ गया और उसमें 4 नंबर पे, तो छोटा अंक कौन सा है ये, तो इसको महत्व दे दो। ठीक है, तो ये तरीका भी होता है, इट्स ओके। इसका कोई एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं। CH3 CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH CH3 और CH3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। अब देखो दोनों सिरों से, पहले तो लंबी श्रृंखला का, मुख्य श्रृंखला का चयन कर लिया, ये हो गई हमारी मेन चेन। अब क्या है, दोनों सिरों से 2 समान प्रतिस्थापी समान स्थितियों पे, दोनों सिरों से 2 समान प्रतिस्थापी समान स्थितियों पे। यहाँ पे दूसरे नंबर पे मेथिल आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है, मेथिल आ रहा है, मैं लिख देता हूं, यहाँ भी मिथाइल आ रहा है, और यहां भी कौन आ रहा है प्यारे बच्चों, मिथाइल आ रहा है। लेकिन एक अन्य तीसरा प्रतिस्थापी भी है, ये रहा इथाइल। अब हमें उस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि तीसरा प्रतिस्थापी कौन है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, हमें क्या करना है, स्थितियों का न्यूनतम योग देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और इधर से करता तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखो इधर से देखूं, ऊपर वाले में देखूं तो पहला प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आया, 2 नंबर पे। दूसरा प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर पे। तीसरा प्रतिस्थापी कितने नंबर पे आ रहा है, 7 नंबर पे। इनका योग लगाओ, और योग लगा लो, 7 और 9 4 13, ये लो, इनका योग लगाओ। पहला प्रतिस्थापी कहाँ आया, 2 नंबर पे, दूसरा प्रतिस्थापी 5 पे, और तीसरा कहाँ आया 7 पे। तो 2 + 5 + 7, तो ये कितने हो गए, 14। अब बताओ योग कम किधर से आया, ऊपर वाले में, तो ये अंकन सही है, ऊपर वाला अंकन सही है, ये अंकन है वो क्या है, सही है, और नीचे वाला अंकन है वो क्या है, गलत है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अब इसमें एक केस और लगता है, ठीक है, तो एक केस और लगता है, तो अगला केस और लिख लो। देखो एक ही एग्जांपल लेता हूं, उसमें 2-3 बातें समझा देता हूं, ध्यान से सुनना। चलो ये एक मैंने चेन बनाई है। अब इसमें देखो मेन चेन कौन सी होगी, ये होगी। मुख्य कार्बन श्रृंखला का अंकन तो सी के लिए है ना। अब देखो इधर से हूं 1 2 3, इधर से हूं 1 2 3, लेकिन देखो
दोनों जगह असमान प्रतिस्थापी है। यहां कौन सा प्रतिस्थापी है? इथाइल। और यहां कौन सा प्रतिस्थापी आ रहा है प्यारे बच्चों? मिथाइल। तो दोनों सिरों से दो असमान प्रतिस्थापी समान स्थिति पर है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है दोनों सिरों से दो असमान प्रतिस्थापी क्या हो जाते हैं? समान दूरी पर आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें तीसरा प्रतिस्थापी देखना ही नहीं है। ठीक है, तीसरा प्रतिस्थापी देखना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अंकों का योग नहीं देखा जाता है। दोनों सिरों से अगर दो असमान प्रतिस्थापी समान स्थिति पर हो तो अंकन उस दिशा से करो जहां से अंग्रेजी वर्णक्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। अंकन कहां से करो? जहां से अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। अब बताओ, इंग्लिश के अल्फाबेट में ई पहले आता है कि एम पहले आता है? ई पहले आता है, तो अंकन उस दिशा से करो जहां से इथाइल को कम अंक मिले। अब देखो इधर से करता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर इथाइल को मिल जाता और 3 नंबर मिथाइल को। लेकिन उधर से करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इधर से करता तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, इधर से करता तो मिथाइल को 3 नंबर मिल रहा था, लेकिन इथाइल को कितना मिल रहा था? 9 नंबर। और उधर से कर रहा हूं तो इथाइल को कितना मिल रहा है? 3 नंबर। और मिथाइल को कितना नंबर मिल रहा है? 9 नंबर। इस बीच वाले की तो बात ही नहीं करनी है, इस मिथाइल को। ठीक है, तो अंकन वो सही है जिसमें अंग्रेजी वर्णक्रम में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक मिल रहे हैं। तो पहले कौन आ रहा है? इथाइल आता है, तो इथाइल को कम कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं। तो ये ऊपर वाला सही अंकन है और नीचे वाला गलत अंकन है। ठीक है, तो ये हुआ कार्बन श्रृंखला का अंकन करना। उतार लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल साथ साथ नोट करते जाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेन और कॉपी हाथ में होनी चाहिए, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो जी, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, कोटि कोटि धन्यवाद आपका कि आपने पेन और कॉपी उठाया और जो मैंने कहा वो आपने किया। चलो, अब जैसे ही श्रृंखला का अंकन होता है तो श्रृंखला का क्या करेंगे? नामकरण। अब पंडित को बुला लो, अब पंडित को बुला लो। चयन की गई श्रृंखला का हमें क्या करना है? नामकरण। चयन की गई नहीं, अंकन की गई। चयन के बाद में क्या होता है प्यारे बच्चों? अंकन होता है। तो अंकित श्रृंखला का हमें क्या करना है? आयुपीएसी नामकरण करना है, आयुपीएसी नामकरण करना है। तो नामकरण के लिए क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला नोट कर लीजिए। सबसे पहले क्या लिखा जाता है? स्थिति सहित प्रतिस्थापी। स्थिति, अब क्या स्थिति है वो बताऊंगा। स्थिति सहित प्रतिस्थापी और प्लस मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम। उसके बाद क्या लिखा जाता है? मुख्य कार्बन श्रृंखला मुख्य कार्बन श्रृंखला का नाम। अब देखो मुख्य कार्बन श्रृंखला क्या है, पहले उसकी बातें नहीं कर रहे, पहले इसकी और बात कर लेते। अगर ये आवश्यक हुआ तो अंग्रेजी वर्णक्रम में, अगर जरूरत पड़ी तो अंग्रेजी वर्णक्रम में। ठीक है, अल्फाबेट ऑर्डर का भी ध्यान रखना है। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उस प्रतिस्थापी का नाम पहले लिख लेना, जो बाद में आता है उसका क्या कर लेंगे? बाद में लिख लेंगे। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला होती है, उसमें क्या होती है, वो कैसे बनती है? दो चीजें शामिल होती है उसमें बेटे। एक तो होता है मुख्य कार्बन श्रृंखला में पूर्व लग्न लगता है। तो पूर्व लग्न के रूप में तो होता है, यह लगता है कार्बन की संख्या के आधार पर, कार्बन की संख्या के
आधार पर, और एक होता है अनुलग्न लगता है। मुख्य कार्बन श्रृंखला में दो चीजें इंक्लूड होती है, एक पूर्व लग्न और एक अनुलग्न। अनुलग्न लगता है वो कार्बन व कार्बन के मध्य बंध के आधार पर, बंध के आधार पर, जैसे अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो क्या लगाएंगे एन, डबल बॉन्ड हुआ तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो आइन। अब देखो इन सब चीजों पे हमने डिस्कस कर लिया है। कार्बन की संख्या के आधार पे हम पूर्व लग्न पीछे अभी पढ़ चुके हैं, लिखवा दिए मैंने। अनुलग्न एन इन आइन के बारे में बातें कर ली है। स्थिति सहित प्रतिस्थापियों, प्रतिस्थापियों के नाम आपको लिखवा दिए हैं, स्थितियों के बारे में अभी जिक्र करते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल करवाता हूँ और साथ में एक लाइन डायग्राम भी करवा देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल पहले इस फॉर्मूले से करवा देता हूँ, फिर ऊपर से रब कर लेंगे। एक एग्जाम्पल आया, जैसे मान लो CH3 CH2 CH3 CH2 और CH3, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब आपको चलो थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लेता हूँ। CH3 सबसे पहला काम क्या करना है, मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कर दो, ये कर दिया। अब मुख्य कार्बन श्रृंखला का क्या करो, अंकन करो, लेकिन अंकन उस दिशा से करो जहां से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिलते हो। तो इधर से 1 2 3 1 2 3 4, तो ये अंकन 1 2 3 4 5 6, यहां तक कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक कोई गलती कर दी है तो फिर इस फॉर्मूले का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले स्थिति सहित प्रतिस्थापी लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, स्थिति सहित प्रतिस्थापी। तो पहले प्रतिस्थापी की स्थिति, जो नाम में पहले लिखा है ना, स्थिति पहले और नाम बाद में, स्थिति सहित प्रतिस्थापी का नाम, ठीक है ना। तो पहले प्रतिस्थापी की क्या लिखेंगे, स्थिति। तो प्रतिस्थापी कितने नंबर पे प्यारे बच्चों, 3 नंबर पे, तो 3। अब 3 नंबर पे है कौन, उस प्रतिस्थापी का नाम लिखो। इसको क्या कहते हैं, मिथाइल। CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल। तो 3 नंबर पे कौन है, मिथाइल, तो 3 मिथाइल। अब कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन को क्या कहते हैं। देखो उसके बाद में क्या आ गया है, प्रतिस्थापी का नाम स्थिति सहित, अंग्रेजी वर्ण क्रम यहाँ लगा नहीं है, अभी इसी एग्जांपल में मैं लगा लूंगा इसको चेंज करके। और अब नंबर आता है मुख्य कार्बन श्रृंखला का। मुख्य कार्बन श्रृंखला में भी पहले नाम किसका लिखा जाता है, कार्बन की संख्या के आधार पर पूर्व लग्न। तो कार्बन कितने, 6 के आधार पर पूर्व लग्न, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। तो हेक्स। अब देखो अनुलग्न, अब इसमें देखो डबल बॉन्ड है सीरीज में, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड है तो एन, और वैसे भी हम नामकरण एल्केन का ही कर रहे हैं तो एन ही लगना है। तो 3 मिथाइल हेक्स एन, 3 मिथाइल हेक्सेन। हिंदी में भी लिख देता हूं, 3 मेथिल हेक्सेन, 3 मेथिल हेक्सेन। इट्स ओके। इस प्रकार से इसका नाम लिख लिया जाएगा। अब बात करते हैं ये अंग्रेजी वर्ण क्रम क्या है। तो मैं एक काम करता हूं, यहां एक काम कर लेता हूं, C2H5 और निकाल लेता हूं। अब इसका अंकन चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखो इधर से क्या हो रहा है, 3 नंबर किसको मिल रहा है, मिथाइल को, और उधर से 1 2 3 नंबर किसको मिल रहा है, इथाइल को। किसको मिल रहा है, इथाइल को। तो अंकन उस दिशा से किया जाता है जो अंग्रेजी वर्ण क्रम में पहले आता है। तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो जब नाम लिखते हैं तो वो भी अंग्रेजी वर्ण क्रम में ही लिखते हैं। तो पहले इथाइल का नाम लिखोगे, पहले मिथाइल का, पहले ई आता है कि पहले एम आता है, पहले तो ई आता है अल्फाबेट में। तो इथाइल वो कितने नंबर पे है, 3 पे, तो 3 इथाइल, ठीक है। और 4 नंबर पे कौन है, मिथाइल, 4 मिथाइल, ठीक है। अब कार्बन कितने, 6 है, तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड ही है तो एन, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। ये हो गया इसका IUPAC नामकरण। अब देखो इसको मिटा देता हूं, फॉर्मूला पुट करना मैंने सिखा दिया है कि कैसे पुट होगा। बात करते हैं इसके लाइन डायग्राम की, बात करते हैं इसके लाइन डायग्राम की, ठीक है। अब ये लाइन डायग्राम कौन सी बला है, हेडिंग डालो लाइन डायग्राम। अब लाइन डायग्राम क्या होता है, लाइन डायग्राम में न तो कार्बन को दिखाया जाता है और न हाइड्रोजन को दिखाया जाता है।
लाइन डायग्राम में न तो कार्बन दिखाए जाते हैं और न हाइड्रोजन दिखाए जाते हैं। अब सवाल ये, सर ना कार्बन दिखाए जाते हैं ना हाइड्रोजन दिखाए जाते हैं, तो हम फिर पहचानेंगे कैसे? बिल्कुल आसान सा काम है। देखो मैं कुछ लाइनें लिख देता हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं, अगर ना समझ में आए कोई बात नहीं है, मैं हिंदी में बताऊंगा, ठीक है? तो आप पहले लिख लीजिए, एवरी एंड एवरी बैंड आर called to a carbon atom in a line diagram। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, एवरी एंड हर अंत, एंड एवरी बेंड हर घुमाव, हर अंत और हर घुमाव, आर कॉल्ड टू ए कार्बन एटम इन ए लाइन डायग्राम। किसी लाइन डायग्राम में हर अंत और हर घुमाव किसको निरूपित करता है? कार्बन को निरूपित करता है। किसकी ओर इशारा करता है? कार्बन की ओर इशारा करता है। देखो इसका लाइन डायग्राम बनाइए तब समझ में आएगा। अब इसमें कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6। मेन चेन में कार्बन कितने थे? 6। कोई कहेगा सर ये अंत क्या है? किसी चेन के अंत दो ही होते हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। देखो जैसे 6 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 6। अब गिनना, एक अंत ये रहा, एक ये रहा, तो एक कार्बन तो यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। टोटल कार्बन गिनो 6 हो गए। तो एवरी एंड हर अंत एंड एवरी बेंड आर कॉल्ड टू ए कार्बन एटम इन ए लाइन डायग्राम। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब मैं इन कार्बनों को हटा दूं, प्यारे बच्चों समझ गए होंगे? चलो जी, क्योंकि लाइन डायग्राम में कार्बन को नहीं दिखाया जाता और ना ही हाइड्रोजन को। अब हमें क्या करना है, इसमें देखो एक तो 3 नंबर पे क्या जोड़ दो? इथाइल जोड़ दो, और 4 नंबर पे क्या जोड़ दो? मिथाइल। तो किधर से भी गिन लो, वो पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नाम इधर से लिखा हुआ है तो इधर से जोड़ लेता हूँ, 1 2 3। यहाँ इथाइल, अब इथाइल में कितने कार्बन होते हैं? 2। तो यहाँ तो देखो इसकी शुरुआत होगी नहीं, 1 2, एक एंड और एक बेंड, तो 2 कार्बन। और 4 नंबर पे कौन है? मिथाइल, ये रहा एक एंड। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, एक लाइन डायग्राम इसका ड्रॉ कर लिया जाता है। और लाइन डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको ज्यादातर नाम किस में पूछता है? लाइन डायग्राम में ही पूछता है। ठीक है, तो ये हुआ नामकरण। अब मैं कुछ कंपाउंड लिख रहा हूं, उनका आईयूपीएसी नामकरण करते हैं, रूल फॉलो करते जाते हैं। समझ में आ गया होगा लाइन डायग्राम क्या है, बनाते जाएंगे, समझ में आते जाएंगे। डोंट वरी, मैं हूं ना आपका अपना भोला सा केमिस्ट्री टीचर, आपका अपना भोला सा केमिस्ट्री टीचर मैं हूं ना आपके साथ। ठीक है, हर एक चीज पे डीपली बातें की जाएगी। हाँ, अगर किसी बच्चे को वीडियो धीमा लग रहा है तो वो स्पीड को बढ़ा सकता है अपने हिसाब से। मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, CH3 CH2, रूल भी साथ साथ फॉलो करते जाते हैं। CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 और CH2 और CH3। पहले तो इसका लाइन डायग्राम ड्रॉ करो। तो मेन चेन कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मेन चेन हो गई है। अब इसका लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो कितने कार्बन है? नंबरिंग कर देते हैं। चलो पहले नंबरिंग किस दिशा से करूं? देखो इधर से 1 2 3, 1 2 3, 2 समान प्रतिस्थापी। ये भी कौन सा है? मिथाइल है, और ये भी कौन सा है? मिथाइल है, और ये भी कौन सा है? मिथाइल है। 2 समान प्रतिस्थापी दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित हो, और अगर कोई अन्य तीसरा प्रतिस्थापी भी हो तो रूल क्या कहता है? अंकन उस दिशा से करो जहां से प्रतिस्थापियों की स्थितियों का योग न्यूनतम प्राप्त हो,
और न्यूनतम प्राप्त इधर से होगा। इतने समझदार अब मेरे प्यारे बच्चे हो गए। आप इधर से अंकन करके देख लेना, योग लगा के देख लेना, वो योग कम आएगा ऊपर वाला प्रतिस्थापियों की स्थितियों का। अब देखो अगर कोई बच्चा बीच में आके मेरा वीडियो देखना चाह रहा है ना, तो उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। स्टार्टिंग से जीरो जो आपका करवाया गया ना, जीरो लेक्चर से लेके, ये लेक्चर नंबर 1 है, जीरो लेक्चर से लेके आप स्टार्ट कीजिए चीजों को। ठीक है, ये हो गया। अब इसका लाइन डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। 8 कार्बन है तो 8 कार्बन का लाइन डायग्राम 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें क्या करना, उसको देख देख के, जैसे मान लो कि 1 2 3 तीसरे नंबर पे मिथिल, 1 2 3 तीसरे नंबर पे मिथिल, तो मिथिल को ऐसे दर्शा देंगे। चौथे नंबर पे भी मिथिल, तो ये मिथिल, और छठवें नंबर पे तो 4 5 6 ये मिथिल। ये इसका क्या बन गया, लाइन डायग्राम। नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इट्स ओके प्यारे बच्चों, यहां तो कोई दिक्कत, ओके कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इसका लाइन डायग्राम। अब इसका आयुपीएसी नामकरण करते हैं। तो आयुपीएसी नामकरण में पहले ये देख लो प्रतिस्थापी सम्मान है कि असम्मान। सम्मान है तो सम्मान प्रतिस्थापी होने पर हम क्या करते हैं, कोई अंग्रेजी वर्णक्रम तो लगना नहीं है, प्रतिस्थापियों की सबसे पहले स्थिति लिखते हैं। सम्मान है तो सभी स्थितियां एक साथ लिख दो, 3 4 6। ठीक है, तो 3 4 6। अब 2 अंकों के बीच में कोमा लगती है। अब देखो शब्द आएंगे, तो 3 4 6 डैश। ठीक है, अब कितने हो गए, कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। तो 3 के लिए प्रतिस्थापियों की संख्या दर्शाने के लिए, समान प्रतिस्थापियों की संख्या दर्शाने के लिए 3 के लिए ट्राई। ठीक है, ट्राई, तो ट्राई 3 हो गए, ट्राई। अब कौन है, अब मेन चेन का नाम आ गया। मेन चेन में पहले कार्बन की संख्या, तो कार्बन कितने 8, तो ऑक्ट, ऑक्ट। और डबल बॉन्ड कहीं है नहीं, एल्केन का नामकरण कर रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड, तो अनुलग्न क्या लग जाएगा, एन। 3 4 6 सॉरी, ट्राई, ट्राई कौन है, 3 कौन है, मिथाइल है, तो ये लिखना पड़ेगा 3 मिथाइल। ठीक है, और अब ऑक्ट, 8 कार्बन है तो ऑक्ट और एन, इस प्रकार से। ठीक है, हिंदी में लिखे, चलो जी, 3 4 6 डैश ट्राई मेथिल ऑक्टेन। ये हो गया आईयूपीएसी नाम इसका। ठीक है, चलो और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ गया होगा, उतार लीजिए। और एग्जांपल लेते हैं, विरुसिया न करे मेरी जान सजना, एक जान झल जाना है जहान सजना। ये लो, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इससे ज्यादा कहीं कार्बन मिल नहीं रहे। ये हुआ, देखो मैंने कहा था जरूरी नहीं होता हर बार मेंशन सी दी हो। ठीक है, अब अंकन, अंकन उस दिशा से करो जहां से प्रतिस्थापियों को न्यूनतम अंक मिलते हो। तो 1 2 3, 3 नंबर पे कौन आ गया, मिथाइल आ गया। 3 नंबर पे कौन आ गया, मिथाइल। और यहां से ये भी कौन बचा है, मिथाइल। ये क्या है, प्रोपाइल। ये क्या है, इथाइल।
ठीक है। अब देखो इधर से 3 नंबर पे मिथाइल आ रहा है और इधर से देखो 1 2 3 नंबर पे कौन आ रहा है, इथाइल आ रहा है। तो यहाँ स्थितियों का योग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। दो असमान प्रतिस्थापी अगर दोनों सिरों से समान दूरी पर स्थित हो तो अंकन उस दिशा से करो जहां से अंग्रेजी वर्ण क्रम में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। तो इथाइल पहले आता है एज कंपेयर टू मिथाइल, तो इधर से अंकन कर दो। तो 1 2 ये 3 ये कार्बन 4 ये 5 ये 6 ये 7 और ये 8। देखो इनको लाइन डायग्राम में ले लेते हैं। पहले 8 कार्बन की चेन बना लो। अब वो कैसे भी बनाओ, आप सीधी बना लो, इसके समान बना लो, बोलो आप कहोगे वैसे बना लेंगे। इसके समान बनाइए तो 8 कार्बन की सीधी भी बना सकता हूँ। देखो यहाँ देख लो 1 2 3 कार्बन, तो पहले तो 3 कार्बन 1 2 3। अब इससे नीचे आ जाओ, यहाँ से आ जाओ, कार्बन गिनो 1 2 3 4 5 6 7, बहुत ज़्यादा हो गए। चलो 1 2 3 4 5 6 7, ये लो 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही तो है। अब देखो 3 नंबर पे इधर से गिन लो 1 2 3, 3 नंबर पे कौन लगा हुआ है, इथाइल। तो ये हो गए 3 नंबर पे इथाइल। 1 2 3 4, 4 नंबर पे कौन लगा हुआ, प्रोपाइल। तो 1 2 3 और 4, 4 नंबर पे कौन है, प्रोपाइल। 1 2 3 प्रोपाइल। 5 नंबर, तो ये 5 नंबर, 5 नंबर पे कौन लगा हुआ है, मिथाइल। ठीक है। 6 नंबर पे भी कौन लगा हुआ है, मिथाइल। ये लो, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, लाइन डायग्राम हो गया। अब इसकी नंबरिंग कर दो, इधर से कर ले 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। अब इसका यूपीएससी नाम लिख दो। तो 1 2 3, 3 पे कौन है, मेथ एथ, तो 3 इथाइल। या अंग्रेजी वर्ण क्रम देख लो, इथाइल से पहले तो कोई नहीं आ रहा है ना, तो नहीं आएगा। तो 3 इथाइल, 3 इथाइल। और अब इथाइल के बाद में आएगा मिथाइल, है प्रोपाइल। तो एम और पी में से पहले कौन आता है, एम में आता है। तो मिथाइल 2 जगह, एक 5 पे और एक है 6 पे। तो 3 इथाइल 5,6 कितने हो गए, डाई, कौन हो गए, मिथाइल। चलो आगे प्रोपाइल, प्रोपाइल कितने पे, 4 नंबर पे। तो 4 प्रोपाइल। और मेन चेन में कार्बन कितने, 8। तो 8 को क्या लिखेंगे, नीचे लिख देता हूं मैं, ऑक्ट एन। ऐसे कहानियां बदल जाएगी। ठीक है। तो ये हुआ इसका आईयूपीएसी नाम। अब देखो कुछ उन प्रतिस्थापियों को शामिल कर लेते हैं, कुछ में लाइन डायग्राम देता हूं। लाइन डायग्राम से सीधे आपको आईयूपीएसी नाम सिखाता हूं कि सीधे लाइन डायग्राम से नाम कैसे लिखे जाते हैं, और कुछ से अलग टाइप के प्रतिस्थापी लेते हैं। जैसे मैंने ये चेन दी, ये चेन दे दी। अब इसका आईयूपीएसी नाम, नंबरिंग किधर से करें, मेन चेन तो ये हो ही गई है ना, सीधी सीधी ये हो गई है बेटे मेन चेन। ये इसकी क्या हो गई, मेन चेन हो गई। ठीक है। अब देखो ये ब्रोमीन और ये क्लोरीन। पहले तो देखो मैंने कहा था, ये मैं बताऊंगा कि ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न होते हैं। पहले इसको आप ऐसे ले लो सीधा, CH3 CH2 CH2 CH2, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। CH2 कैसे ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न हुए, CH2 और 1 2 3 4 5 6 7 और CH3। देखो इधर से गिन लो 1 2 3, तीसरे कार्बन पर मिथाइल 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, CH3 इथाइल। चौथे नंबर पर क्लोरीन। अब देखो हाइड्रोकार्बन है अभी तक, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लग गया है, तो ये हाइड्रोकार्बन का ही व्युत्पन्न है। ये बेटा किसका है, हाइड्रोकार्बन का ये। और उधर से ब्रोमीन, यहां से
इसको उठा के लग गया, तो ये इसका सीधा चेन है। अब देखो इसका नंबरिंग किधर से की जाए, उधर से नंबरिंग की जाए जहां से, उसको मत देखो, वो समझा दिया है कि व्युत्पन्न क्या होता है। हाइड्रोकार्बन में से अगर किसी हाइड्रोजन को हटाकर कोई अन्य प्रतिस्थापी लग जाए जो हाइड्रोकार्बन नहीं होना चाहिए, तो फिर वो हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं, व्युत्पन्न कहलाते हैं। अब इस पे फोकस करो, उसको मत देखो, इसको फोकस करो, क्योंकि इसके हिसाब से नाम लिखना सीखो, काम में ये आएगा ना आगे। तो इधर से देखो 1 2 3, 3 नंबर पे कौन आ रहा है, मेथ एथ इथाइल। 1 2, 2 नंबर पे कौन आ गया, ब्रोमो। तो नंबरिंग इधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देते हुए 4 5 6 7 और 8। अब देखो इसका नाम ब्रोमो, क्लोरो और इथाइल। ये कौन है, इथाइल। ये कौन है, क्लोरो। और ये कौन है, ब्रोमो। तो अंग्रेजी वर्णक्रम में पहले कौन आता है, ब्रोमो। तो ब्रोमो की पहले स्थिति दिखाओ। ब्रोमो कितने पे, 2 नंबर पे, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो। अब इन दोनों में से पहले कौन आएगा, क्लोरो। 5 क्लोरो, 5 क्लोरो। और अब कौन आएगा, इथाइल। इथाइल कितने नंबर पे, 6 इथाइल। और कार्बन कितने, 8, तो ऑक्ट। और सिंगल बॉन्ड है तो N। ठीक है, हिंदी में लिखूं, 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 6 इथाइल और ऑक्टेन। ये हो गया इसका हिंदी में नाम। तो इस प्रकार से लाइन डायग्राम को देखकर भी आराम से क्या किया जाता है, आईयूपीएसी नामकरण लिखा जा सकता है। और लाइन डायग्राम से ही कोशिश करेंगे हम आगे। ठीक है, चलो मैं एक नाम और लिखवाता हूँ, उसके बाद में आपको कुछ वर्क देता हूँ घर पे करने के लिए। एक लाइन और लिखवा दे, सॉरी एक नाम और लिखवा देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, केवल लाइन डायग्राम से लिखूंगा। चलो मैंने ये लिखा, वीडियो को पॉज करो और आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखने की कोशिश करो। आप इसका आईयूपीएसी नाम लिखने की कोशिश करो नंबरिंग करके। ये नहीं लिखूंगा, ये लो। ठीक है, अब देखो नंबरिंग किधर से करूं। वीडियो पॉज करके आईयूपीएसी नाम लिखो, फिर मैं बता रहा हूं। इट्स ओके, लिख लिया होगा। देखो 1 2 3 नंबर पे क्लोरीन, 1 2 2 नंबर पे इथाइल। ये कौन सा ग्रुप है, इथाइल। ये कौन है, इथाइल। कैसे हुआ, 1 2, ये कौन सा है, 1 2 3 और 4। ठीक है ना, तो ये हो गया ब्यूटाइल। 1 2 3 और 4, ये हो गया क्लोरो और ये हो गया क्लोरो। अब सबसे पहले नंबरिंग किधर से करूं, प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक देते हुए 1 2 नंबर पे, इधर से 1 2 3 पे आ रहा है तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, अब देखो किधर से, सॉरी नामकरण कैसे करें, जो अंग्रेजी वर्णक्रम में पहले आता है उसका नाम पहले लिखो। अब देखो वैसे तो चेन में तो ये आ गया 2 नंबर पे, लेकिन देखो ब्यूटाइल पहले आता है इंग्लिश में, तो 4 ब्यूटाइल। 4, बहुत चीजें हैं सीखने को। 4 ब्यूटाइल। अब देखो ये क्लोरो है और ये इथाइल है। अब तो क्लोरो आएगा, तो एक क्लोरो तो है 5 पे, अब 7 5 नहीं 5 7 लिखना है तरीके से, 5 7 कौन, क्लोरो। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। अब देखो इथाइल का है 1 2, 1 2 पे है 5 7, कितने हो गए, डाई हो गए ना, 5 7 डाई क्लोरो। संख्या भी तो दर्शानी है ना। अब कौन है, इथाइल। इथाइल कितने नंबर पे है, 1 2 पे और 1 3 पे, तो 2,3 डाई इथाइल। डाई, सब सब्स्टिट्यूएंट आ गए। देखो सब्स्टिट्यूएंट है कितने, 1 2 3 4 5, गिन लो, 1 2 3 4 5 सब आ गए। अब देखो कार्बन कितने, नॉन 9 है तो नॉन, और एल्केन है तो एन, तो
4 ब्यूटाइल 5 7 डाई क्लोरो 2 3 डाई इथाइल नोनेन, ये इसका क्या हो गया, IUPAC नाम हो गया। आई होप कि अब तक IUPAC नामकरण एल्केन का समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको घर से करने के लिए कुछ एग्जाम्पल देता हूं। आप कमेंट बॉक्स में, चाहे कभी भी, आज से चाहे 5 साल बाद भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में आप IUPAC नाम जरूर लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ठीक है, तो मैं नंबर लगा के दे रहा हूं और आपको नंबर लगा के, नंबर 1 का IUPAC नाम ये होगा, नंबर 2 का ये है, नंबर 3 का ये, ऐसे लिखने। तो मैंने ये दे दिया आपको, इजी दूंगा, ज्यादा हार्ड नहीं दूंगा। इसका IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, नंबर 2, कार्बन ज्यादा हो जाएंगे ना आपके, दस्तकी तो लिखोगे ना, गिनती, कार्बन ज्यादा हो जाएंगे ना। चलो इसका लिख लेना आप। इसका लिखना, और एक और दे देता हूं यहां, एक इसका लिखना है। तो ये 3 नाम मैंने आपको दे दिए, इन तीनों के आपको IUPAC नाम लिखे कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देना है, कमेंट कर देना है, मैं सही और गलत डिसाइड कर दूंगा। ठीक है, इट्स ओके, हैव ए नाइस डे। आपका फ्यूचर है वो उज्जवल हो, आप मेरे साथ में इतना जुड़े हुए हो वीडियो के अंत तक। लॉट ऑफ थैंक्स।